तो आपसे को नमस्ते प्रणाम। मैं आपका अपना ठाकुर प्रखर सिंह और रात के 10 बज चुके हैं और कहानी का जो सिलसिला है बदस्तूर जारी है। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में जो कोर्ट है, लोअर कोर्ट जिसे सेशन कोर्ट भी कहा जाता है, उसी कोर्ट में अभी चंद दिन पहले की बात है, तमाम कचहरी खचाखच भरी हुई है। अच्छा, लोअर कोर्ट में ज़्यादा सुख सुविधाएँ होती नहीं हैं। टीन शेड और पंखों के नीचे टाइपराइटर, ठीक ठाक वकील, जो अच्छे खासे कदकाठी के वकील हैं उनको चैम्बर मिला होता है, लेकिन फिर भी वो बाहर ही बैठते हैं, चूँकि इतने उनके क्लाइंट होते हैं कि उस चैम्बर में वो सबसे मिल भी नहीं सकते। अलग अलग कोर्ट में जाके उन्हें बहस करनी होती है। तो ऐसे ही अभी चंद दिन पहले की बात है, बमुश्किल 1 या 2 दिन पहले की बात है, कोर्ट खचाखच भरी हुई थी। चूँकि अगले दिन सैटरडे था, हड़ताल होती है सैटरडे को हर कोर्ट में, और उसके बाद संडे को कोर्ट बंद भी होता है। तो ज़्यादातर लोग यही चाह रहे थे कि अगर उनका कोई मामला हो, कोई बेल हो तो वो हो जाए, जमानत वगैरह मिल जाए, नहीं तो फिर फंस जाएंगे तो 2 दिनों तक उन्हें जेल में ही रहना पड़ेगा। उसके बाद फिर सोमवार को डेट मिलेगी तो फिर वहाँ देखा जाएगा। तो ऐसे ही गहमा गहमी भरा माहौल था और इसी दौरान एक लड़की आती है। लड़की की उम्र बामुश्किल रही होगी 21-21 साल। आने के बाद कहती है कि मुझे जज साहब से बात करनी है। अब ये शब्द जब आसपास के लोग सुनते हैं, चाहे वो किसी वकील का मुंशी रहा हो, चाहे कोई ठीक ठाक वकील रहा हो, चाहे किसी वकील का जूनियर रहा हो, तमाम लोग परेशान कि एक लड़की इस तरह से कह रही कि जज साहब से बात करनी है। तमाम वकीलों ने उसे रिझाने की भी कोशिश की कि अगर कोई समस्या हो, कोई दिक्कत हो तो हमें बताएं, हम तुम्हारा केस लड़ेंगे। लेकिन उस लड़की ने कहा कि नहीं, मुझे बात करनी है। अब लोगों से पूछते पाछते और जैसे तैसे करके अदालत तक पहुँच जाती है। पहुंचने के पहले देखती है कि कोई कार्रवाई सच में चल न रही हो। इत्तेफाक से किसी केस की सुनवाई हो नहीं रही थी। अचानक से ये लड़की जज साहब के सामने जाती है और जाने के बाद कहती है कि जज साहब, मुझे इंसाफ चाहिए। अब ये शब्द आमतौर पे मूवीज़ में अगर देखा जाए तो अच्छा लगता है कि कोई कोर्ट में आया, आने के बाद इस तरह से बात करने लगा, लेकिन इस तरह से एक लड़की असलियत में किसी कोर्ट में जाए, उम्र भी बेहद कम, फटे हाल उसका पहनावा ओढ़ावा, ऐसा लग रहा था कि खाना वाना भी नहीं पाई थी कई दिनों से, चेहरा बुरी तरह मुरझाया हुआ। एक तो मामला भी लड़की का, जज साहब भी उसको देख रहे हैं कि ये क्या बोलेगी। उसके बाद उस लड़की ने कहा कि नहीं, मुझे इंसाफ चाहिए और आपके अलावा मुझे कोई इंसाफ दे नहीं पाएगा। अब जज साहब ने पूछा कि क्या हुआ। इसके बाद उस लड़की ने कहा कि साहब, मेरा रेप हुआ है। अब रेप जैसा शब्द जब जज साहब ने भी सुना तो सुनने के बाद एक तरह से चूँकि रेप के कई सारे मामले अक्सर आते हैं, जज या फिर पुलिस या फिर एडवोकेट के लिए कोई बड़ी चीज़ नहीं है, लेकिन इस तरह से एक लड़की कोर्ट में खुद आके कह रही, ना ही उसकी कोई चार्जशीट अभी है, ना कोई केस फाइल है, ना ही कोई पुलिस वाला है, ना कोई पीपी मौजूद है, अचानक से ये लड़की क्यों बोल रही। उसके बाद जज साहब ने पूछा कि किसने रेप किया तुम्हारा, और तुमने अगर रेप हुआ है तो पुलिस में कंप्लेन की। तो उस पर फिर उस लड़की ने कहा कि कंप्लेन करने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि मैं कंप्लेन करूँगी तो मामला रफा दफा हो जाएगा। अब ये शब्द जब जज साहब ने सुना तब उन्होंने कहा कि बेटा बताओ क्या हुआ। इसके बाद इस लड़की ने अपनी पूरी कहानी बताई और यहीं से कहानी पहुंच जाती है साल 2015 के आसपास। गाजियाबाद में एक जगह लगती है मोदी नगर, बेसिकली एक थाना है, और इसी थाना क्षेत्र में एक परिवार रहा करता था। परिवार में टोटल 5-6 लोग, एक शख्स, उसकी बीवी, उसका एक बेटा, एक बिटिया, उसका एक भाई, भाई की बीवी, यानी पूरा भरा पूरा परिवार था। तमाम चीज़ें बिल्कुल ठीक चल रही थी। जो बिटिया थी वह मुश्किल उसकी उम्र रही होगी 14 से 15 साल। साथ ही बेटा जो था वो भी उससे थोड़ा छोटा था, पत्नी थी, बाकी छोटा भाई था, उसकी पत्नी थी। ये तमाम चीज़ें परिवार में ठीक ठाक तरीके से ये लोग रहा करते थे। तमाम चीज़ें बिल्कुल ठीक चल रही थी। वक्त भी अपनी रफ्तार से आगे बढ़ रहा था। परिवार में ज़्यादा पैसे नहीं थे, लेकिन कोई दिक्कत भी नहीं थी। ना ही किसी से कोई लड़ाई थी, ना किसी से कोई झगड़ा था, ना कभी किसी से कोई कहासुनी हुई, ना ही पैसे को लेकर परिवार में कोई वाद विवाद हुआ। लेकिन इसी दौरान इस परिवार की खुशी को एक नज़र लगती है। दरअसल साल 2018 में ये जो लड़की थी, इसकी माँ की मौत हो जाती है। पहले तबीयत खराब होती है। तबीयत खराब होने के बाद परिवार वालों ने जगह जगह दिखाया, जगह जगह इलाज के लिए लेके गए, लेकिन बदकिस्मती से इस
महिला को बचाया नहीं जा सका और अंत में बीमारी की वजह से अपना दम तोड़ देती है। अब महिला की मौत हो गई। मौत होने के बाद अब एक परिवार में छोटा बच्चा, साथ ही एक बिटिया और एक शख्स। बाकी इधर जो चाचा चाची थे वो भी अपना परिवार से किराया करने लगे कि महिला मर गई, अब चाहे वो लड़की हो, चाहे पति हो, चाहे वो लड़का हो छोटा सा, इन तमाम लोगों के कपड़े धुलने पड़ेंगे, तमाम लोगों को खाना खिलाना पड़ेगा। तो आज के टाइम में कोई भी किसी के बुरे वक्त पे कहाँ ही खड़ा होता है। चाचा चाची ने भी किनारा करना शुरू किया। अब चाचा चाची ने जब किनारा कर लिया तो तमाम दबाव इस 15-16 साल की बच्ची पे आ गया। इसने ही अब परिवार को पालने की कोशिश की। दिन भर ये खाना बनाती, छोटे भाई का टिफ़िन तैयार करती, अपने फादर का कपड़ा धुलती, अपना कपड़ा धुलती, अपने भाई का कपड़ा धुलती, तमाम चीज़ों की साफ़ सफाई करती, बर्तन धुलती, खाने का इंतज़ाम करती, शाम को फिर खाना बनाती, भाई अगर कुछ डिमांड कर ले तो उसके लिए बनाती। ये तमाम चीज़ें ये लड़की कर रही थी, अपने परिवार को जोड़ने की कोशिश कर रही थी। अच्छा, ये तमाम चीज़ें चूँकि ये खुद कर रही थी तो इसे सबसे ज़्यादा अपनी माँ की याद आ रही थी। माँ की याद आने के दौरान अब ये लगातार जब दुखी रहने लगी, रात रात भर जगने लगी, इसे नींद ना आए और सुबह ही इसे फिर खाना बनाना पड़े, तब इसने नींद की दवाओं का सहारा लेना शुरू किया। ये अक्सर नींद की दवा खाती, नींद की दवा खाने के बाद सो जाती। दवा खाने का फ़ायदा इसे ये होता है कि गहरी नींद आती, गहरी नींद में सो जाती तो फिर सुबह आराम से उठती, नींद पूरी हुई रहती तो काम भी ठीक ठाक तरीके से कर लेती। कुछ टाइम तक तो इसने नींद की दवा खाई, उसके बाद इसे नींद आ जाए, ये सो जाए। लेकिन लगातार जब ये दवाएं खाने लगी और दवाओं का असर जब कुछ कम हुआ तो एक दिन जब ये सुबह उठती है तो उठने के बाद एक चीज़ नोटिस करती है। इसके शरीर में कुछ दर्द हो रहा था और दर्द भी शरीर के निचले हिस्से में था। अब ये चीज़ जब इससे लगा, शुरुआत में इसे लगा कि शायद लड़कियों वाली कोई दिक्कत होगी, लेकिन उसकी भी कोई संभावना इसे नहीं दिखी। उसके बाद फिर ये वॉशरूम नहाने जाती है। अब जब ये नहाने जाती है तो फिर इसने अपने शरीर को देखा। शरीर पे कुछ जगह नाखून के निशान थे, कुछ जगह दांत के निशान थे। अब ये चीज़ जब इसने देखी तो एक तरह से एकदम बदहवास कि ये क्या हो गया, यानी अब क्या ही कहें इसके साथ क्या हुआ था, इसी को समझ में ही नहीं आ रहा। अब ये परेशान, इसे उधेड़-बुन में लगी रही, ये किससे शेयर करे ये भी नहीं पता। एक रात और गुजर जाती है, फिर से ये दवा खाती है, फिर से सोती है। अगले दिन फिर से शरीर में वही दर्द, फिर से चोट के वही निशान। अब इसे लगा कि क्या है, कहीं मन का वहम तो नहीं है, कोई भूत प्रेत तो नहीं है। लेकिन ये चीज़ें जब लगातार होती रही, और नींद की दवाओं का एक खामियाजा ये होता है कि कुछ टाइम तक तो ये असर करती हैं, लेकिन उसके बाद ये असर करना बंद कर देती हैं। तो धीरे धीरे नींद की दवा भी अब काम करना बंद कर रही थी। तो एक रात ये दवा खाती है लेकिन इसे नींद नहीं आती। इसी दौरान ये देखती है कि इसका जो बाप है इसके बिस्तर पे आ रहा। आने के बाद इसके करीब आता है, ये आधी नींद में है, आधा होश में है। उसके बाद इसके शरीर से एक कपड़े को अलग करने लगता है। फ़ौरन ये उठ खड़ी होती है, अपने फादर का विरोध करती है। उसके बाद फादर जब जान जाता है कि ये होश में है, सो नहीं रही है, तो ये बुरी तरीके से अपनी बिटिया को मारता है। और तब तक मारता है जब तक बिटिया अपना हथियार नहीं डाल देती, स्ट्रगल बंद नहीं कर देती। उसके बाद अपनी बेटी के साथ वो रेप करता है। रेप करने के बाद जैसे ही सुबह होती है, एकदम ये परेशान भाग के अपनी चाची के पास जाती है। चाची को पूरा माजरा समझाती है, कहती है कि मेरे साथ पापा ने ऐसे ऐसे किया। चाची भी फ़ौरन इसको लेके हॉस्पिटल चली जाती है और वहीं से फिर लेके चली जाती है मोदी नगर थाना, और वहाँ जाके पूरा माजरा समझाती है कि कैसे इसके साथ रेप हुआ। पुलिस वाले जैसे ये केस सुनते हैं फ़ौरन भाग के इस लड़की के फादर तक आते हैं, उसको गिरफ्तार करते हैं। लेकिन हैरानी की बात देखिए, ना ही कोई चार्जशीट बनी, ना ही कभी ये मामला कोर्ट में गया। फादर ने और बाकी परिवार के लोगों ने पुलिस से क्या बात की, क्या डील कर ली, आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। मामला वहीं का वहीं दब गया। इसको समझा बुझा के घर भेज दिया गया और साथ ही कहा गया कि ऐसी चीज़ों को बाहर नहीं बताना चाहिए, नहीं तो परिवार की ही बदनामी होती है। अब ये चीज़ें जब हो गई, मामला पुलिस तक गया, पुलिस ने कोई कार्रवाई की नहीं, तो कहीं ना कहीं फिर अब फादर का भी हौसला बढ़ा। अब वो जब मन होता तब घर पे आता, उसके बाद इसका शोषण करता, इसका रेप करता। इसने न जाने कितनी बार अलग अलग लोगों को ये बात बताई, कभी अपने भाई को बताई, कभी अपने चाचा को बताई। चाची जानती ही थी, लेकिन ना ही किसी ने मदद की, ना ही किसी ने कुछ और किया। हर बार इसे समझा बुझा के भेज दिया जाता।
लगातार जब इसका फादर इसका यौन शोषण करता रहा, इसके साथ गलत काम करता रहा, तो इसी दौरान ये लड़की बेचारी प्रेग्नेंट हो जाती है। अब लड़की जब प्रेग्नेंट हुई तो प्रेग्नेंट होने के बाद इसने फिर घर वालों को बताया कि मैं प्रेग्नेंट हो चुकी हूँ। अब क्या करें घर वाले? फ़ौरन इसको लेके एक हॉस्पिटल में जाया गया और वहाँ पे जाने के बाद इसका अबॉर्शन करवाया गया। और जब अबॉर्शन करवाया गया तो उसके जितने भी डॉक्यूमेंट थे उन डॉक्यूमेंट्स को जला दिया गया कि कहीं से भी कोई प्रूफ न बचे। अब फिर से लड़की वापस आती है, फिर से इसका रेप किया गया। इसी दौरान इसकी हालत ऐसी हो जाती है कि ये पैरालाइज हो जाती है, क्योंकि लगातार इसका शोषण किया जा रहा था। जब चाह रहे थे तब मार पीट रहे थे, घर का सारा काम करवा रहे थे। तो ये जब इस हालत पे हो जाती है, पैरालाइज हो जाती है, तो पैरालाइज होने के बाद अब करे क्या ये? इसे भी लगा कि ज़िंदगी का कोई मतलब नहीं है। तब एक दिन इसने जहर खा लिया। जहर खाने के बारे में जैसे ही परिवार वालों को पता चला तो फ़ौरन इसको लेके हॉस्पिटल जाते हैं। वहाँ पे इसका इलाज होता है। जहर कोई कारगर साबित नहीं हुआ है। किस्मत कहें या बदकिस्मती कहें, इस लड़की की जान बच जाती है। और जैसी जान बचती है, लड़की वापस घर पे आती है। इसका फादर इसको बुरी तरीके से पीटता है। पीटने के बाद फिर से इसको लगता है कि अब जीवन का कोई मतलब नहीं। इसने फिर से जहर खा लिया। दोबारा फिर हॉस्पिटल जाती है, फिर से बचा लिया जाता है। इसके बाद से लगातार इसका शोषण होता रहा, लगातार इसका रेप किया जाने लगा। 3-4 सालों में इसका न जाने कितनी बार रेप हुआ, शायद उंगलियों पे तो नहीं गिना जा सकता। आखिरी बार इसके साथ इसी साल इसी महीने में 16 तारीख को हुआ। और रेप करने वाला कोई और नहीं था, इसका खुद का बाप था। और रेप करने का बाकायदा इस लड़की ने खुद वीडियो बना लिया था मोबाइल छुपा के, ताकि एक प्रूफ रहे। लेकिन घर वालों ने भी कुछ जगहों से इसको डिलीट कर दिया, कुछ जगहों पे भी इसने छुपा के रखा है। 16 तारीख को जब इसके साथ रेप होता है तब इसे लगता है कि अब जीवन का कोई मतलब नहीं। 1-2 दिन और बर्दाश्त करती है। उसके बाद घर से धीरे से निकलती है। निकलने के बाद पूरी रात ये गाज़ियाबाद के रेलवे स्टेशन पे सोती है। सोने के बाद अगले दिन पूछते पाछते, क्योंकि इसे ज़्यादा जानकारी नहीं थी, कोर्ट में जाती है। और कोर्ट में जाने के बाद ये पूरा मामला बताती है कि कैसे उसके साथ गलत काम हुआ, कैसे उसके साथ रेप किया गया। अब ये पूरा बयान जब जज साहब के सामने ये लड़की दे रही थी, जज साहब के साथ साथ वहाँ पे मौजूद जितने लोग थे सभी लोग परेशान थे। सभी लोग स्तब्ध थे कि आखिर एक लड़की के साथ उसका सगा बाप इस तरह से कैसे कर सकता है। और एक रेप के मामले को किस हिसाब से पुलिस वालों ने दबा दिया कि ना ही वो मामला कोर्ट में गया, ना ही कुछ और हुआ। फिलहाल अब जज साहब ने आदेश दिया है कि इस केस में कार्रवाई हो। तो इस लड़की के फादर, इस लड़की के भाई, चाचा चाची और परिवार में जितने भी लोग थे सबके खिलाफ पॉक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया। और अब जाके इस केस में जो फादर है उसे गिरफ्तार किया गया। तो अपने आप में बेहद अजीब कहानी थी। और इस कहानी को ख़त्म करो उससे पहले आपको याद होगा, शायद परसों ही मैंने एक कहानी सुनाई थी जिसमें मध्य प्रदेश की घटना थी, गुना की। यहाँ पे अयान पठान नामक एक लड़के ने एक लड़की के होठों को फेविक्विक से चिपका दिया था, महीनों तक टॉर्चर किया था एज अ बॉयफ्रेंड। तो उस केस में अब कार्रवाई हुई है और जो अयान पठान है उसके घर को जेसीबी लगा के गिरा दिया गया है, यानी बुलडोज़र वाला वही काम। तो एक अच्छी खबर थी, मुझे लगा ये आपको बतानी चाहिए, चूँकि अभी याद आया। तो फिलहाल ये थी पूरी कहानी। अब आते हैं सवाल जवाब के सिलसिले पे। और मेरा सवाल था कि लोकसभा में बहुमत साबित करने के लिए कितनी सीटें चाहिए? तो मोर देन 50+, यानी 51%। तो कायदे से ये हुआ 272 सीट। और इस सवाल का जो सही जवाब दिया वो घनश्याम शर्मा जी हैं, कृष्ण कुमार जी हैं, अवंती होरो जी हैं, सीएम शर्मा जी हैं, आरती मंगोलकर जी हैं, आयुषी सिंह जी हैं और मोहम्मद मंजूर जी हैं, जय जी हैं, दिव्या सिंह जी हैं और दिव्या छत्री जी कायदे से इनका नाम है। इन्होंने बड़ा प्यार भरा संदेश भी भेजा है। और साथ ही मिस्टर अली जी हैं। तो आप तमाम लोगों को दिल से शुभकामनाएं। ऐसे ही अपना ज्ञान बढ़ाइए, हम सबका ज्ञान बढ़ाइए। अब आते हैं आज के सवाल पे। और आज का सवाल जहाँ तक मुझे याद है कि मैं बहुत छोटा था तब पढ़ा था कहीं। दुनिया की सबसे पहली साइकिल को कहा क्या जाता था? क्या नाम था उसका? अगर आपको पता हो तो कमेंट करके बताइएगा। क्योंकि पहले उसे साइकिल नहीं कहा गया, पहले कुछ और ही कहा जाता था। तो अगर आपको पता हो तो कमेंट करके बताइए, नहीं पता हो तो कोई बात नहीं, कल का इंतजार कीजिए। साथ ही ऐसी वीडियो देखने के लिए, ऐसी कहानी को सुनने के लिए वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके अपना प्यार दीजिए। तो आपसे कल फिर मुलाकात होगी किसी दूसरी सच्ची कहानी के साथ। तब तक अच्छे रहिए, खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए, अपने देश का ख्याल रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम।